नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ की चोटियां जो सूरज के ज्यादा करीब हैं, वो इतनी ठंडी होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के कुछ बहुत ही मजेदार सिद्धांतों में छिपा है। ये बात थोड़ी अजीब है ना? मतलब हम सब जानते हैं कि आग के जितना पास जाओ उतनी गर्मी लगती है। तो फिर सूरज, जो कि आग का एक बहुत बड़ा गोला है, उसके पास जाने पर यानी पहाड़ पर चढ़ने पर हमें ठंड क्यों लगने लगती है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, जब हम समुद्र के किनारे होते हैं तो गर्मी से पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर चले जाएं तो ठंड से मुंह से भाप निकलने लगती है। इस कमाल के अंतर की वजह क्या है? तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ही इस बात को लेकर है कि हमारा वायुमंडल यानी हमारा एटमॉस्फेयर आखिर गर्म होता कैसे है। असली हीटर वो है ही नहीं जो हम अक्सर सोचते हैं। बात यह है कि सूरज सीधे सीधे हवा को गर्म नहीं करता। सूरज की किरणें तो जमीन को गर्म करती हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे सूरज की किरणें एक शीशे से गुजर रही हैं, पर शीशा गर्म नहीं होता। ठीक उसी तरह हवा भी सीधे गर्म नहीं होती। गर्मी तो जमीन सोखती है। सूरज की सारी ऊर्जा हमारे वायुमंडल से गुजरकर सीधी धरती की सतह तक पहुंचती है और उसे गर्म करती है। ये पूरी प्रक्रिया असल में 4 स्टेप्स में होती है। पहला, सूरज की ऊर्जा वायुमंडल को पार करके जमीन तक आती है। दूसरा, जमीन इस ऊर्जा को सोख लेती है। तीसरा, जमीन फिर इसी ऊर्जा को गर्मी के रूप में, जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, बाहर छोड़ती है। और चौथा और सबसे जरूरी, हमारी हवा नीचे से यानी जमीन से गर्म होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टोव पर रखा हुआ पैन नीचे से गर्म होता है। तो जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो असल में हम गर्मी के इस असली सोर्स से दूर जा रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा दूरी के पैमाने को समझते हैं। हमारी पृथ्वी सूरज से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। आप सोच सकते हैं ये कितनी कितनी ज्यादा दूरी है। और अब इसकी तुलना में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देखिए। वो है सिर्फ 5.5 मील। और मजे की बात यह है कि जब कोई एवरेस्ट की चोटी पर होता है तो वो सूरज के सिर्फ 0.06% करीब होता है। इतना कम कि ये दूरी तो लगभग ना के बराबर है। इसको समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक फुटबॉल के मैदान के एक छोर पर खड़े हों और दूसरे छोर पर एक अलाव जल रहा हो। अब आप उस अलाव की तरफ सिर्फ 1 इंच आगे बढ़ जाएं। क्या आपको कोई फर्क महसूस होगा? बिल्कुल नहीं। यही हिसाब सूरज और पहाड़ की ऊंचाई का है। तो अगर सूरज से दूरी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो फिर असली वजह क्या है? इसका जवाब हवा के अपने गुणों में छिपा है, यानी एयर प्रेशर और फिजिक्स में। यहाँ एक साइंटिफिक टर्म आता है, एडियाबैटिक कूलिंग। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हवा जब कम दबाव की वजह से फैलती है तो ठंडी हो जाती है, और ये सब होता है बिना अपने आसपास की गर्मी खोए। इसे समझने के लिए एक गुब्बारे के बारे में सोचिए। जैसे ही हम गुब्बारे को छोड़ते हैं और वो ऊपर जाता है तो बाहरी हवा का दबाव कम हो जाता है और गुब्बारा फैलने लगता है। इस फैलने की प्रक्रिया में वो अपनी ही अंदरूनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अंदर से ठंडा हो जाता है। हमारे वायुमंडल में हवा के साथ भी ठीक बिल्कुल यही होता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो फैलती है और ठंडी हो जाती है। इसके अलावा एक और बात है, पहाड़ खुद भी गर्मी को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख पाते। क्यों? पहली वजह है बर्फ। बर्फ तो सूरज की ज्यादातर रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। दूसरा, चट्टानें। वो थोड़ी बहुत गर्मी सोखती तो हैं, पर बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। और तीसरा, वहाँ की हवा बहुत सूखी होती है, उसमें नमी नहीं होती, और नमी ही गर्मी को रोकने में मदद करती है। चलिए अब इसे और बड़े पैमाने पर देखते हैं और समझते हैं कि तापमान को कंट्रोल करने में हमारे पूरे वायुमंडल का क्या रोल है। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। जरा सोचिए, समुद्र तल पर हम सब हवा के एक मोटे गरम कंबल के नीचे हैं। ये कंबल हमें गरम रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, ये कंबल पतला और पतला होता जाता है और हमें ठंड लगने लगती है।
इसी गर्म कंबल को हम वैज्ञानिक भाषा में ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोक लेती हैं, और इसी वजह से हमारा ग्रह इतना गर्म रह पाता है कि यहाँ जीवन संभव है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि पहाड़ों पर ये ग्रीन हाउस प्रभाव कितना ज्यादा कमजोर हो जाता है। समुद्र तल के मुकाबले पहाड़ की चोटी पर गर्मी को रोकने की क्षमता बहुत ही कम होती है, और यही वजह है कि वहां रात में तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहाड़ों का ठंडा होना किसी एक वजह से नहीं है, बल्कि ये कई चीजों के एक साथ काम करने का नतीजा है। तो देखिए, किसी भी जगह को गर्म होने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहली, सूरज की रोशनी को सोखने के लिए एक सतह। दूसरी, उस गर्मी को फंसाने के लिए एक मजबूत वायुमंडल। तीसरी, हवा के अणुओं को पास पास रखने के लिए अच्छा खासा प्रेशर। और चौथी, ऊर्जा को स्टोर करने में मदद करने के लिए नमी। और पहाड़ों की चोटियों पर इन चारों चीजों की ही कमी होती है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बिल्कुल पास है। इसके निचले हिस्से में ट्रॉपिकल जंगल हैं, जहां भयंकर गर्मी होती है, लेकिन इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। सोचिए, वही सूरज, वही दिन, लेकिन सिर्फ ऊंचाई के फर्क ने कितना बड़ा अंतर पैदा कर दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर हमारे ग्रह पर गर्मी के लिए एक घना वायुमंडल इतना ज्यादा जरूरी है, तो ये हमें मंगल जैसे ग्रहों के बारे में क्या बताता है, जहां का वायुमंडल बहुत ही पतला है? वहां जीवन की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ये हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस पूरे नाजुक सिस्टम पर निर्भर करता है जो उस रोशनी को गर्मी में बदलता है और उसे संभाले रखता है। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग साइंस कॉन्टेंट्स।